नमस्कार दोस्तों, फलसफा जिंदगी का में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कितना हमारे विकास में योगदान देती है और कब किस तरह से ये हमारे विकास की राह में रोड़ा बन जाती है। क्योंकि लाल फीताशाही के रूप में अगर इसके हम नकारात्मक प्रभाव को देखें तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान आज जिस तेज गति से विकास की राह पर दौड़ रहा है वो इससे 4 गुनी ज्यादा रफ्तार से दौड़ सकता है यदि इस ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसी जा सके या इसे ठीक ढंग से हमारी जो मंत्रिपरिषद है या जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो ठीक ढंग से इस घोड़े की सवारी कर सकें। तो इस विषय को लेने का कारण ये रहा कि पिछले दिनों अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी कि सीलिंग का मामला विधानसभा में गूंजा और अब भी यथावत वैसे ही रहेगी समस्या जैसी कि पहले थी। ये मामला क्या है? ये मामला ऐसा है कि शहर के लगभग 4000 के आसपास खसरा नंबरों में एक कॉलम नंबर 12 होता है, उसमें दर्ज है सीलिंग से प्रभावित, और इस कारण से उन जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है और उन पे किसी भी तरह का बैंक का लोन या अन्य जो गतिविधियां व्यवसाय के लिए या अलग वाणिज्यिक कामों के लिए जरूरी हैं वो नहीं हो पा रही हैं और ये बहुत लंबे समय से एक समस्या चली आ रही है। यदि आप मॉनेटरी टर्म्स में देखें कि इसके कारण से करीब कितने का व्यापार व्यवसाय रुका हुआ है तो ये बात शायद कई हजार करोड़ तक की जा सकती है। यानी कि अगर ये जो जिस तरह से ये दर्ज है कॉलम नंबर 12 में सीलिंग से प्रभावित, इसको हटा दिया जाए तो जो व्यापारिक गतिविधि कुल मिला के सामने आएगी वो कई हजार करोड़ तक हो सकती है। लेकिन ये बनी क्यों हुई है और इसका मामला विधानसभा तक भी गया और विधानसभा में जाके भी वहां से उत्तर ये आया कि नहीं, ये जिस तरह से चल रहा है उस तरह से इसका केस लगा के और उस केस की बहुत लंबी प्रक्रिया से हो के गुजर के और फिर उसके बाद जो एक सक्षम अधिकारी होगा उसके सेटिस्फेक्शन के बाद ही ऐसा होगा। जबकि जो लोग रेवेन्यू के बारे में जानकारी रखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो प्रविष्टि है कॉलम नंबर 12 की, ये इसको सिर्फ एक तहसीलदार अपने एक आदेश से और अपने खुद के कॉग्निजेंस लेके अपने से उन सबको हटा सकता है और हटाना ही चाहिए, ऐसा उस एक्ट में लिखा है जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के नाम से जानी जाती है, जिसको पिछले 3 साल पहले संशोधित भी किया गया। उसमें भी वो अधिकार तहसीलदार के पास ही हैं। लेकिन बावजूद उसके जिस एक्ट में हम कहते हैं कि हम कानूनों से चलते हैं तो उस एक्ट में बिल्कुल क्लियर व्यवस्था है कि जब भी ऐसी कोई प्रविष्टि आएगी जिसका कोई आधार नहीं होगा, जो बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए गए, बिना किसी विधिवत आदेश के अगर दर्ज कर दी जाएगी खसरे में, तो उसको साफ करना, खसरे को क्लीन रखना, खसरे को साफ सुथरा रखना, ये तहसीलदार का मौलिक दायित्व होता है। ये उसको खुद से करना चाहिए। लेकिन वैसा वो ना करके अब क्या किया जा रहा है, इस मामले को घुमा फिरा के इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है कि उसमें कम से कम 1 आध साल का वक्त लगता है और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम तरह के हर स्तर पर जो चढ़ोतरियां हैं वो होने के बाद में जाके जिनमें सक्षमता होती है, जो लोग इस सब में गतिविधियों में ज्यादा निपुण हैं, उनके काम हो जाते हैं और जो बेचारे इस पूरी चीजों में अभ्यस्त नहीं है वो यहाँ वहां भटकते रहते हैं। अब विधानसभा तक जाने के बाद भी ये बात क्यों नहीं मानी गई जो मैं आपसे कह रहा हूं? ये कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि सिर्फ मुझे ही ये बात पता है कि उसको सिर्फ तहसीलदार ही अपनी अधिकारिता से हटा सकता है। हर व्यक्ति जो रेवेन्यू में मौजूद है और जिसको रेवेन्यू का जरा सा भी ज्ञान है, जिसने थोड़ी सी भी MPLRC पढ़ी है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो तहसीलदार हो, SDM हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, ऊपर बैठे सचिव हो, सब ये जानते हैं कि ऐसी प्रविष्टियां जो बिना किसी वैधानिक आदेश के दर्ज कर दी गई हैं उनको हटाने के लिए किसी प्रकरण की जरूरत नहीं है, किसी केस तवज्जो की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ तहसीलदार को अपने से कॉग्निजेंस लेके खुद से उसको हटाना चाहिए, लेकिन उसको नहीं हटाया जा रहा है। और फिर किस तरह से ब्यूरोक्रेसी बहाने मार के इस चीज को विधानसभा को भी गुमराह कर देती है, इससे पता लगता है कि किस तरह स्थायी कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी रखती है। चूंकि जो स्थायी कार्यपालिका है यानी ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा रहती है और उसके पास में ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज का पावर उसके पास ज्यादा होता है। तो ऐसे तमाम चुने हुए नुमाइंदों को जिनका ज्ञान अपेक्षाकृत कम होता है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना देती है। इस प्रकरण में हुआ क्या और इसमें वास्तविक लीगल स्थिति क्या है? देखिए,
पहले, बहुत पहले सरकार ने लगभग मान लीजिए कि 83-84 के आसपास ये विचार आया था, जब हम समाजवादी सोच की व्यवस्था में जी रहे थे कि लोगों के पास एक निश्चित सीमा से अधिक जब जमीन नहीं होनी चाहिए, उस जमीन को सरकार ले लेगी और सरकार उसका उपयोग करेगी। इस हिसाब से एक सीलिंग एक्ट लाया गया। ये सीलिंग एक्ट पूरी तरह से कभी प्रभावी नहीं हो सका, आधे अधूरे तरह से, जैसा कि उस समाजवादी व्यवस्था में बाकी जगह होता था तो वो हुआ, और वो कहीं से कारगर नहीं हुआ। उसके पीछे की जो इच्छाएं थी, जो सोच थी कि बंटवारा सब जगह होगा और भूमियों का उपयोग सारी तरह से सरकार कराएगी, वो नहीं हो सका। लिहाजा 1999 के आसपास आते आते एक रिपील एक्ट लाया गया और उस सीलिंग एक्ट को समाप्त कर दिया गया। वो जब सीलिंग एक्ट व्याप्त था तब भी वो ब्यूरोक्रेसी के लिए आय का एक स्थायी साधन बना हुआ था। जब वो रिपील हुआ उसके बाद भी उसके इस चरित्र को बनाए रखा गया, और जैसे तैसे यहाँ वहां से लोगों को तरह तरह के भ्रमजालों में उलझा के, नियम कानूनों की तरह तरह की समस्याएं बता के इस तरह से उनके समक्ष पेश किया जाता रहा कि वही, जैसा मैंने कहा, कि जो लोग उसके अभ्यस्त हों, निपुण हों, वो तो उसके बाहर निकल जाएं, लेकिन सामान्य आदमी यहाँ वहां से थक हार के फिर उन निपुण लोगों के हाथ में जाके अपनी जमीनें बेचते। इस व्यवस्था को हमेशा से ब्यूरोक्रेसी ने बना के रखा है, और वो बना के रखती है क्योंकि वो उसके लिए एक स्थायी आमदनी का साधन होते हैं। तो जब 1999 में ये एक्ट रिपील हुआ, उसके पहले तक हुआ ये था कि जिनकी जमीनें विधिवत प्रक्रिया का पालन करके और विधिवत एक सक्षम अधिकारी के आदेश पारित करके सीलिंग में यानी अतिशेष भूमि के रूप में ले ली गई थी, उनको खसरे के कॉलम नंबर 3 में यह लिख के कि ये सीलिंग की शासकीय भूमि है दर्ज कर दिया गया। और जिन जमीनों को इस तरह से कॉलम नंबर 3 में शासकीय भूमि लिख के दर्ज कर दिया गया, वो सरकार की हो गई, शासकीय हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। इसके अलावा जो जमीनें इस तरीके से कॉलम नंबर 3 में दर्ज नहीं की गई, भले उनके प्रकरण चल रहे थे, वो उस एक्ट के द्वारा समाप्त हो गए, और वो उसी दिन के बाद में उस पर किसी तरह की सुनवाई का और कोई औचित्य नहीं रह गया, और वास्तव में जिनकी थी उनकी ही रहेंगी, ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है, रिपील एक्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद ये कहानी शुरू होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, कॉलम नंबर 12 का चमत्कार। खसरे का कॉलम नंबर 12 क्या होता है? खसरे का कॉलम नंबर 12 कैफियत के रूप में होता है, जिसमें कुछ चीजें जो अतिरिक्त पटवारी अपनी देख समझता है कि मान लीजिए वहां पे कुछ पेड़ लगे हैं, या वहां कोई कुआं है, या किसी उस जगह के बारे में उसको लगता है कि ऐसी कोई जानकारी जो वैसे तो वैधानिक महत्व की नहीं है, स्वत्व से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको लिखना है कि कभी आगे रेफरेंस में काम आ सकती है, तो उस तरह की कैफियत को लिखने के लिए कॉलम नंबर 12 खसरे में होता है। तो उसको कहीं से भी स्वत्व से, टाइटल से संबंधित कभी नहीं माना गया, और वो कॉलम नंबर 12 ही पटवारियों की आमदनी का बड़ा स्रोत शुरू से रहा है, और बाकी भी राजस्व विभाग की आमदनी का स्रोत रहा है। उसमें कुछ भी दर्ज कर दो, लोगों को परेशानी में डाल दो, फिर लोग आपके पास आएंगे, फिर उनको भटकाते रहेंगे, फिर उसके बाद में उससे जो भी उगाना है उगाहा जाएगा। तो इस कॉलम नंबर 12 में अचानक से सीलिंग से प्रभावित कैसे दर्ज हो गया? खसरे का मूल सिद्धांत है कि खसरे में वही दर्ज हो सकता है जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए किसी प्रकरण के द्वारा एक विधिवत आदेश के हिसाब से सक्षम अधिकारी ने लिखा हो कि ऐसी ऐसी प्रविष्टि अब खसरे में दर्ज की जाए, उसका नंबर होता है, उसको, उस प्रकरण को आप कभी भी जाके रिकॉर्ड रूम से प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिर्फ इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं कि खसरे में कुछ भी दर्ज किया जा सके या खसरे में किसी भी तरह का परिवर्तन किया जा सके। लेकिन ऐसी किसी प्रक्रिया के हुए बिना किसी विधिक आदेश के ये जो वर्ड है सीलिंग से प्रभावित, ये कॉलम नंबर 12 में दर्ज कर दिया गया। तो जब कोई आदेश ही नहीं है, किसी सक्षम अधिकारी ने ऐसा आदेश ही नहीं दिया, आप जाके पूछेंगे, आरटीआई लगाएंगे, तो वहां नहीं मिलेगा कुछ भी। ये बात सब जानते हैं, जो उस जिले का प्रमुख है वो जानता है, जो उस संभाग के प्रमुख है वो जानते हैं कि जो सीलिंग से प्रभावित दर्ज किया गया, इसके पीछे कोई वैधानिक आदेश नहीं है, और वैधानिक आदेश स्टैंड किए बिना जो प्रविष्टि दर्ज की गई तो इसको हटाया जाना सिर्फ तहसीलदार का दायित्व है, और तहसीलदार को खुद हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है कि खसरे को अद्यतन रखना तहसीलदार का दायित्व है। तो अद्यतन से मतलब कि सिर्फ वही प्रविष्टियां रहेंगी जिनके समर्थन में कोई वैधानिक आदेश है। जिन प्रविष्टियों के समर्थन में कोई वैधानिक आदेश नहीं है, ऐसी सभी प्रविष्टियों को हटाया जाना तहसीलदार का खुद का दायित्व है। तो ये वास्तव में जो सीलिंग से प्रभावित लिखा हुआ है और नहीं हटाया जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तहसीलदारों की ही नाकामयाबी है, या बोलें कि उनके द्वारा की जा रही धृष्टता है। तो ये उस तरह से वहां दर्ज हो गया। इसके बाद अब जब और भी इसके अलावा कुछ और प्रविष्टियां भी हैं, कई खसरों में कहीं व्यावसायिक लिख गया है, कहीं भवन लिख गया है, इनके पीछे कोई भी आदेश वैधानिक नहीं है कि जिसके कारण वो दर्ज हुए। उन सबको हटाया जाना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, खसरे को अद्यतन साफ सुथरा रखना चाहिए, और ये काम सिर्फ तहसीलदार का है।
अब जब ये प्रविष्टियां दर्ज हुई कॉलम नंबर 12 में, तो इसमें कई लोग परेशान होने लगे कि भाई जब वो यहां तक तो ठीक था कि दर्ज था, सब जानते थे कि कॉलम नंबर 12 में लिखा है, अगर ये सीलिंग की होती तो कॉलम नंबर 3 में लिखा होता कि ये सीलिंग की जमीन है, कॉलम नंबर 3 में लिखा नहीं तो रजिस्ट्रियां भी होती नहीं। फिर हुआ ये कि 2019 में जो तत्कालीन कलेक्टर आई, उन्होंने एक अन्य मुद्दे पे कि वो ये देख रही थी कि जो कॉलम नंबर 3 में भी लिखी हुई चीजें रहती हैं, जो सीलिंग लिखा है, कहीं मालगुजारी जमीन लिखी है, कहीं सेवा भूमि लिखी है, यानी जो इन लोगों को दी जाती है कुटवारों को इत्यादि सेवा भूमि, उसकी भी रजिस्ट्रियां हो रही थी। उस चीज को रोकने के लिए उन भद्र महिला ने एक बहुत अच्छा आदेश निकाला कि भैया जो ये रजिस्ट्री करने वाले जो हैं, वो पंजीयक वगैरह, ये इस बात की जांच कर लिया करें कि अगर कहीं कॉलम नंबर 3 में ऐसा कुछ दर्ज है, सेवा भूमि दर्ज है, सीलिंग दर्ज है, कुछ दर्ज है और उसकी रजिस्ट्री के लिए प्रकरण आया है, तो आप जो संबंधित राजस्व अधिकारी उससे जांच करके पूछ लें कि भाई मेरे पास ऐसा आया, मैं इसकी करूं रजिस्ट्री या ना करूं। ये बहुत जेन्युइन और बहुत सटीक आदेश था। अब इसको देखिए चालाक ब्यूरोक्रेसी ने कैसे अपने समर्थन में इस्तेमाल करना शुरू किया। इस आदेश के आधार पर रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई और बोला गया कि अब वो कह दिया है, मैडम ने कह दिया है कि जिन भी जो सीलिंग की जमीन है उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी। मैडम ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि सीलिंग की जमीन है उनकी रजिस्ट्री। सीलिंग की जमीन जो कॉलम नंबर 3 में है उसकी तो तुम ना तब कर सकते थे, ना आप कर सकते हो, ना तुम्हें कभी करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था कि कॉलम नंबर 12 में जिसमें सीलिंग दर्ज है उसकी आप रजिस्ट्री रोक देना। अब उसको आधार बनाया गया और फैला दिया गया सब में कि नहीं है, वो रोक लग गई है। अब आपके पास में 5-6 हजार ऐसे प्रकरण आ गए जिनके कॉलम नंबर 12 में दर्ज है कि सीलिंग से प्रभावित। अब इसके बाद में वो खेल शुरू हो गया जिसकी आप कुल गणित, जो लोग इस व्यवस्था में है, जिसके अंदर है, उनको मालूम है कि इसका टोटल गणित कहां तक जाता है और क्या होता है, वो उनकी दुकान शुरू हो गई। अब कई बार समझाने की कोशिश की गई, लोग जानते थे, कई कलेक्टरों के सामने अभ्यावेदन दिए गए कि साहब ये गलत है, वकीलों ने जाके बोला कि सर ये गलत है, देखिए कॉलम नंबर 12 में, इसको तो आप कैसे भी हटा सकते हैं, कोई हटाने तैयार नहीं हुआ। फिर किसी ने जाके विधायक महोदय को समझाया, विधायक महोदय ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, विधानसभा में भी उत्तर दे दिया गया कि नहीं ये जो है ये ऐसे दर्ज हुए हैं और जो सीलिंग, अब आप सीलिंग गोलमोल कर रहे हैं। आपने विधानसभा को ये कभी नहीं बताया कि कॉलम नंबर 12 में दर्ज प्रविष्टि पर किसी भी तरह के स्वत्व से संबंधित नहीं है और वो हटाया जाना सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार के आधार पे। आपने विधानसभा को गुमराह कर दिया। जब विधानसभा को गुमराह कर दिया, आपने एक जो उत्तर बना के वहां दे दिया, वहां भी जो सेक्रेटरी बैठे रहते हैं उनने उसको लिया और जो संबंधित विधायक महोदय थे उनको दे दिया। अगर इस चीज को कोई व्यवस्थित रूप से एक पूरा एक अभ्यावेदन कलेक्टर को, तहसीलदार को और कमिश्नर को पेश करता है कि साहब ये एक्ट है और आपकी जो भू राजस्व संहिता की धारा 110 से 117 तक के जो प्रावधान है उसमें स्पष्ट है कि खसरे को अद्यतन रखना तहसीलदार का दायित्व है और ये जो सारी प्रविष्टियां हैं ये बिना किसी वैधानिक आदेश के हैं, लिहाजा आप इसको समाप्त करिए। वो समाप्त नहीं करेंगे, फिर इसके लिए वो चला जाए आदेश लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में कि भाई उसको, या आप सर हमको इनको डायरेक्शन दीजिए कि नियमानुसार काम करें। जब वो नियमानुसार काम ना करें तो फिर कंटेम्प्ट वगैरह में जाके तब इसको कराया जाएगा, तब ये काम होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि इसका सही सोल्यूशन क्या है, लेकिन किस तरह से ब्यूरोक्रेसी चीजों को गोल मोल करती है, कैसे अपने फेवर में मोड़ती है ताकि जो उसकी कोई भी चीज उसकी आमदनी का जरिया बने। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते भी हैं और इससे क्षुब्ध भी हैं और वो चाहते ये व्यवस्था ना हो, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी उन लोगों की है जो चाहते हैं कि ये रहे, तो ये चीजें हैं और इसके कारण ऐसे ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं। कभी आप जाएं कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाएं या तहसीली के चक्कर लगाएं, वो बेचारे, मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ इस खेल के अभ्यस्त लोग हैं, जो इस खेल के अभ्यस्त लोग हैं उनको बहुत अच्छा है कि ये लोग परेशान होंगे, 1-2-3 महीने परेशान होंगे, लाके अपनी जमीन हमें बेच देंगे। तो ये जो चीज है, इस व्यवस्था को दूर करने का वो ये है, इससे निजात पाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग एजुकेटेड हो, आप लोग समझें कि ये क्या हो रहा है और लोग साथ आए। जो ये 4-5-6 हजार लोग हैं ये साथ आए, साथ आके एक अभ्यावेदन बनाएं और इसका अभ्यावेदन बना के दें और हो सके तो मेरा ये वीडियो जो सक्षम लोग हैं, जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, इवन जो सीएम हैं, उन तक पहुंचाएं और उनको दिखाएं कि जो बात अगर मैंने कही है तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगा दें, मेरे ऊपर कार्रवाई कर दें कि मैं साफ साफ कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि बिना किसी आदेश के जो कॉलम नंबर 12 में सीलिंग से प्रभावित दर्ज किया गया है उसको हटाए जाने का अधिकार और बाध्यता सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार की है। और अगर वो ये नहीं कर रहा है तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसको पद में रहने का हक नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि ये बात गलत है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करे, लेकिन प्लीज ऐसी चीजें कि कहीं सीलिंग से प्रभावित लिख दिया, कहीं लिख दिया व्यावसायिक मकान और इस तरीके से जनता को घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इवन विधायकों को गुमराह कर रहे हैं, उनको चूंकि कानून नहीं मालूम है, तो ये बहुत गलत बात है और इस तरह से इस देश का विकास नहीं होगा। अगर आप लोग ये ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से बाहर निकल जाएंगे और आप लोग उन चीजों को स्मूथ बनाएंगे और देश की प्रगति में, जैसे कि
एंटरप्रेन्योर्स लगे हुए हैं, आप लोग भी सद्भावना के साथ लगेंगे तो ये देश 4 गुनी रफ्तार से तरक्की करेगा और वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना अमेरिका को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और इसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे अन्य कारण हैं, आप लोग भी ढूंढेंगे। सरकारों से मेरा एक अनुरोध और है, जो सक्षम लोग, उनसे मेरा अनुरोध है कि हर विभाग में एक प्रशासनिक सुधार आयोग फिक्स करके बैठा दें, जिसका काम ये हो कि वो इस तरह की चीजों को देखे कि बेमतलब के कौन से कानून, बेमतलब के कौन से नियम ऐसे आ गए हैं जो अनावश्यक रूप से चल रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो सिर्फ रोड़े हैं, जो सिर्फ ब्रेक लगाते हैं व्यवस्था में और हम लोगों को खींचते हैं कि हम काम से रुकें। तो हर एक विभाग में एक प्रशासनिक सुधार आयोग स्थायी रूप से हो, जिसमें एक ईमानदार किस्म का आईएएस बैठा हो, जो इन तरह के बेमतलब के जो नियम, कायदे, कानून है उनको हटाता रहे और लोगों को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए और स्मूथ रास्ता प्रदान करता रहे। धन्यवाद।